अब हम पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं और उसके साथ साथ बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है ये हम देखेंगे। जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है वो प्रोसेस है जिसमें जो ड्रग है वो हमारे साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल हो जिसमें हम माउथ से ड्रग लेते हैं, या फिर कोई और सबक्यूटेनियस इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी हो, उसके थ्रू जब हम वहाँ वो जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वहां से ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने की जो प्रोसेस होती है उसको ड्रग एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। मेनली जो ड्रग हैं जब हम उनको ओरली एडमिनिस्टर करते हैं तो वो जो ड्रग हैं वो माउथ के थ्रू एडमिनिस्टर करी जाती हैं, फिर स्टमक में पहुंच के उनका डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन होता है और वो फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करती हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन से उनका एब्जॉर्प्शन होता है और वो ब्लड में मूव करती हैं फाइनली। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां से ज्यादातर एब्जॉर्प्शन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें विलाय प्रेजेंट होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, और उसकी वजह से जो भी सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और जो ड्रग्स हैं वो इजीली स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय से ब्लड वेसल की तरफ मूव कर जाती हैं, ब्लड सप्लाई की तरफ मूव कर जाती हैं, और इसी को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। जो ड्रग है वो मेनली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होती है, पैसिव डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू। पैसिव डिफ्यूजन हम पढ़ चुके हैं पहले। अगर वो ड्रग लिपिड सॉल्युबल है या फिर नॉन आयनाइज्ड है तो जो ड्रग्स हैं वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होंगी। अगर वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू नहीं पास कर पा रही हैं तो जो दूसरे रूट्स हैं एब्जॉर्प्शन के वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फिर एंडोसाइटोसिस होता है लार्जर मॉलिक्यूल्स के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि एक्वस सॉल्युबिलिटी है फर्स्ट नंबर पे। एक्वस सॉल्युबिलिटी मेनली जो है वो इफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन को जब हम ड्रग को ओरली लेते हैं माउथ के थ्रू। तो जब हम ड्रग को ओरली माउथ के थ्रू लेते हैं तो वो स्टमक में जाती है, डिसइंटीग्रेट होती है, डिसॉल्व होती है। उसके बाद उसका सॉल्युबलाइजेशन होता है। जो जितनी ज्यादा ड्रग जो है वो सॉल्युबल होगी, एक्वस सॉल्युबल होगी, उतना ही ज्यादा उसका एब्जॉर्प्शन भी होगा। पर जो एक्वस सॉल्युबल ड्रग है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो फॉर्मुलेशन से अगर हम रिलेट करें तो वो कम होती है। इसीलिए जब भी कोई फॉर्मुलेशन बनती है तो हमें ये देखना होता है कि जो ड्रग है उसको हम एक्वस सॉल्युबल भी बनाएं, जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन जो हो बॉडी के अंदर वो ज्यादा हो, और उसकी स्टेबिलिटी भी ऐसा ना हो कि एक्वस सॉल्युबल बनाने के लिए हम उसकी स्टेबिलिटी को रिड्यूस कर दें। तो हमें एक ऐसी फॉर्मुलेशन बनानी होती है जो एक्वस सॉल्युबल हो और मोर स्टेबल भी हो अपने उस फॉर्मुलेशन की फॉर्म में। तो इस तरीके से जो एक्वस सॉल्युबिलिटी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जो इफेक्ट करता है किसी भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। तो जितनी ज्यादा एक ड्रग की सॉल्युबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और उतना ही जितना ज्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा उतना ज्यादा अमाउंट में वो अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच पाएगी, और जो भी डिजायर्ड आउटकम है उसका या फिर थेरेपेटिक इफेक्ट है उसको प्रोड्यूस कर पाएगी। कॉन्सेंट्रेशन नेक्स्ट फैक्टर इफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन है ये। तो जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ड्रग होगी उतना ही ज्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो मेजर ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो होता है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही ज्यादातर जो ड्रग्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है अगर हम उनको ओरल रूट के थ्रू लेते हैं। तो जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जो ड्रग होगी वो उतनी ही ज्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर पाएगी, और इसीलिए उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो भी ज्यादा होगा। जबकि जो अगर हमारी जो ड्रग है वो डाइल्यूट फॉर्म में होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू वो मूव नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट फैक्टर इफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन है एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। जितना ज्यादा लार्जर सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा फास्टर एब्जॉर्प्शन होगा, इसीलिए
जब भी हम किसी ड्रग को ओरली लेते हैं और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है, जो विलाय है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है और वहाँ पे रिच ब्लड सप्लाई होता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया के ज़्यादा होने की वजह से जो ड्रग है वो इजीली स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन में मूव कर पाती है। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन है वस्कुलैरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस। जितनी ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगी एब्जॉर्बिंग सरफेस पे, उतना ही ज़्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा मेजर ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो होता है पैसिव डिफ्यूजन, जिसके थ्रू ज़्यादातर ड्रग्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं हमारे सर्कुलेशन में किसी भी हमारी बॉडी के सरफेस से। तो क्योंकि पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ड्रग जो है वो मूव करती है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो जब ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे ब्लड वेसल को दिखा दिया है, या फिर सर्कुलेशन को भी हम ज्यादा कर सकते हैं, मूवमेंट जो है ब्लड का उस सरफेस पे अगर ज्यादा है, तो जो ड्रग है वो जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगी तो ब्लड एक बार आएगा और फट से वापस लौट जाएगा और उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ड्रग को कैरी करेगा। तो जितना ज्यादा और जो एब्जॉर्बिंग सरफेस की साइट है वहां से हटा देगा, जिससे कि ऐसा ना हो कि जहां पे सिर्फ जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब हो रही है, जो वहां का ब्लड सर्कुलेशन है वहां पे अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा ड्रग का, तो उधर साइड ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो ऐसा ना हो कि जो ड्रग है वो वापस से जो हमारा गट ल्यूमेन है उस पर लौट जाए। तो जब जितना ज्यादा सर्कुलेशन होगा, जितनी जल्दी जल्दी ड्रग जो जो ब्लड है उसका मूवमेंट होगा एब्जॉर्बिंग सरफेस पे, उतना ही ज्यादा जो ड्रग का मूवमेंट है या फिर एब्जॉर्प्शन है वो हो जाएगा, जिससे कि जल्दी से जल्दी उस एब्जॉर्बिंग सरफेस से जो ड्रग है वो हट जाए और जो ड्रग है वो फटाफट अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से, यानी गट ल्यूमन में जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग का, वहां से ब्लड सर्कुलेशन की तरफ मूव कर पाए, ना कि ब्लड सर्कुलेशन से वापस ब्लड ल्यूमन की तरफ आ जाए। तो इस तरीके से जो वस्कुलरिटी है ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस वो इफेक्ट करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को। नेक्स्ट है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो है वो भी एब्जॉर्प्शन को ड्रग के इफेक्ट करता है। जैसे कि ओरली जो ड्रग है वो स्लोली एब्जॉर्ब होती है और उसकी इसीलिए उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो भी लो होती है, क्योंकि ओरली एब्जॉर्ब होने से पहले ड्रग को बहुत सारे और मैकेनिज्म्स को भी फॉलो करना होता है। ऐसे ही ट्रांसडर्मल रूट है, उसमें स्लो एब्जॉर्प्शन होता है पर बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। सबलिंगुअल में फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है और हाई बायोअवेलेबिलिटी होती है। रेक्टल रूट के थ्रू फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है और लो बायोअवेलेबिलिटी होती है। तो ये जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। जैसे कि जो इंट्रावेनस ड्रग्स हैं वो, उसमें हम जो ड्रग है उसको डायरेक्टली वेन्स में दे रहे हैं, तो उसको डायरेक्टली क्योंकि वो सर्कुलेशन में एंटर कर रही है, तो उसे किसी भी रू जो एब्जॉर्प्शन है उसको फॉलो नहीं करना है, उसको एब्जॉर्ब होने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा और ऑर्गन्स तक रीच कर जाएगा। तो जो इंट्रावेनस है वो उसमें एब्जॉर्प्शन की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए इसकी ज्यादातर हमें इमीडिएटली इफेक्ट इसमें हमें मिलता है। बायोअवेलेबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी है कि कितने रेट और कितने एक्सटेंट से कोई भी ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है अपने डोसेज फॉर्म से इनटू दी ब्लड स्ट्रीम, उसको हम कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी। ये इसका हम और ये भी कह सकते हैं कि कितने प्रोपोर्शन में एक जो ड्रग है वो अपनी एक्टिव फॉर्म में सर्कुलेशन तक पहुंचती है एब्जॉर्ब होने के बाद, उसको हम कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए किसी ने ओरली 100 mg ऑफ पैरासिटामोल ली, तो अगर वो 100 mg लेने ओरली लेने के बाद 80 mg ही सर्कुलेशन तक पहुंच रही है, तो इसका मतलब ये है कि उस पैरासिटामोल टैबलेट जो ओरली ली गई है उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो 80% है, क्योंकि वो 80 mg ही 100 mg में से सिर्फ 80 mg ही एक्टिव फॉर्म में ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंची है। नेक्स्ट जो बायोअवेलेबिलिटी है उसको हम कॉन्सेंट्रेशन टाइम कर्व्स जो बनता है ब्लड में ड्रग का, उससे मेजर कर सकते हैं, या फिर जो ड्रग है वो कितनी यूरिन में एक्सक्रीट हो रही है
उससे भी हम उसका भी ग्राफ बना के जो बायो अवेलेबिलिटी है किसी भी ड्रग की उसको मेजर कर सकते हैं। अब हम इसको समझेंगे कॉन्सेंट्रेशन टाइम कर्व से। मान लीजिए कि एक ह्यूमन बीइंग था, उसको कोई भी ओरली एक टैबलेट एडमिनिस्टर कराई गई, तो हम हर टाइम, हर थोड़े थोड़े टाइम में हमने उसके ब्लड में उस ड्रग का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेक किया। तो एक फॉर्मुलेशन थी बी, उसका ग्राफ ऐसा आया कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था उसके साथ साथ उसका थोड़ा थोड़ा प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, और फिर उसके बाद जो ड्रग थी वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो गई, जहां पे जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आ गया। उसके अब ऑपोजिट जो ड्रग ए है या फिर फॉर्मुलेशन ए है, उसने बहुत ही तेजी से अपना प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन अचीव किया, और जो थेरेपेटिक इफेक्ट है उसको भी उसने अचीव कर लिया। अब इस ग्राफ से हम ये समझ सकते हैं कि जो ड्रग बी है उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो था, पर उसने सेम अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो रिलीज करी ब्लड में जितनी ए ने करी थी, पर क्योंकि ए का एब्जॉर्प्शन ज्यादा था, इसीलिए उसका इफेक्ट जो है वो थेरेपेटिक लेवल तक पहुंचा, और उसने थेरेपेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस किया। बी और ए में ये डिफरेंस है कि बी का एब्जॉर्प्शन स्लो होने की वजह से वो थेरेपेटिक इफेक्ट को अचीव नहीं कर पाया, जबकि उसने थेरेपिट जो ड्रग या फॉर्मुलेशन ए है उसी की जितनी ड्रग ब्लड में रिलीज करी थी, जैसा कि आप इस ग्राफ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद फॉर्मुलेशन सी आई। फॉर्मुलेशन सी ने कम अमाउंट में ड्रग को रिलीज किया, और इसका जो एब्जॉर्प्शन था वो भी स्लो था, इसीलिए थेरेपेटिक इफेक्ट को अचीव नहीं कर पाई, इसीलिए इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो भी स्लो हुई। तो इस फिगर से हमें ये समझ में आता है कि सबसे ज्यादा जो बायोअवेलेबल ड्रग थी वो थी ड्रग ए, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन जो था वो फास्टर था। उसने बी के बराबर ही जो ड्रग थी वो प्लाज्मा में रिलीज करी, पर बी ने कोई भी थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाया, वो बायोअवेलेबिलिटी उसकी कम हो गई क्योंकि उसका जो रेट और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन था वो कम था, उसने ज्यादा टाइम में कम ड्रग को रिलीज किया। बायोइक्विवेलेंस। दो ड्रग बायोइक्विवेलेंट कब होती हैं? जब मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो ड्रग हैं या एक ड्रग है, एक को हमने जेनेरिक फॉर्म में लिया और दूसरे को हमने उसी सेम ड्रग को सेम डोज में, मान लीजिए एक जेनेरिक ड्रग है जिसको हमने 500 mg में लिया, और सेम वही ड्रग को 500 mg में हमने ब्रांडेड फॉर्म में लिया, तो जब वो ब्लड सर्कुलेशन में जाए तो जो उनका एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सेम अमाउंट में ब्लड में मिलना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं बायो इक्विवेलेंस। जब वो ब्लड स्ट्रीम में कोई भी जेनेरिक या फिर ब्रांडेड ड्रग सेम रेट और एक्सटेंट में पाई जाए, तो उसको कहा जाता है बायो इक्विवेलेंस। अब इसमें एग्जांपल के लिए, कोई भी दो ड्रग्स बायो इक्विवेलेंट कब होंगी? जब हम उनका फिर टाइम के साथ प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कर्व बनाएंगे, तो जो उनका सी मैक्स है, सी मैक्स होता है मैक्सिमम प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ड्रग, और उनका जो एरिया अंडर कर्व है या फिर टी मैक्स है, टी मैक्स जो होता है वो टाइम होता है जहां पे जो कोई भी ड्रग है उसका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में मैक्सिमम पाया जाता है, उसको कहा जाता है टी मैक्स। तो जो टी मैक्स है और एयूसी है, वो तीनों जब किसी भी दो ड्रग के सेम होते हैं, तो वो जो दो ड्रग होती हैं वो बायो इक्विवेलेंट होती हैं। बायो इक्विवेलेंस को हमें चेक करना इंपॉर्टेंट होता है, ये देखने के लिए ज्यादातर कि जो ब्रांडेड ड्रग हैं और जो जेनेरिक ड्रग्स हैं, क्या उनमें कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जो जेनेरिक ड्रग्स हैं वो उनमें कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि जो जेनेरिक ड्रग्स होती हैं वो मेनली कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। तो पेशेंट्स को कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये जो बायोइक्विवेलेंस है उसको चेक करना किसी भी ड्रग की बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए
लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।